आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक ख़ास मेहमान हैं, संदीप सिन्हा जी। बहुत अच्छे ऑथर हैं, 7 किताबें लिख चुके हैं, थ्रिलर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत फास्ट पेस लिखते हैं। और आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी राइटिंग जर्नी के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, उनके राइटिंग जॉनर के बारे में। तो आइए स्वागत करते हैं संदीप जी का इस पॉडकास्ट में। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत परिचर्चा अनप्लग्ड में। थैंक यू। और पहली बात तो हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं कि ये पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में आप हमारे साथ हैं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे इस कदर समझा कि आपके पहले एपिसोड में मैं मेहमान की तरह तौर पे बोलने के लिए आऊँ। नहीं सर, आपकी किताबें इतनी बढ़िया हैं, इतनी ज़्यादा प्रचलित हैं, इतना ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, इतनी एनग्रॉसिंग हैं, स्टोरीज़ बिल्कुल ऐसी हैं कि एक बार आप शुरू करते हैं किताब तो पढ़ना बंद नहीं करते। तो चलिए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। सबसे पहली चीज़, आपने कब और कैसे लिखना शुरू किया एंड यू इवेंचुअली बिकेम अ पब्लिश्ड ऑथर? थोड़ी सी एक लाइफ जर्नी। देखिए तन्मय जी, बात उस समय की है जब हम लोग पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे थे। पहले 3 दिन का जनता कर्फ्यू तो बहुत ही इन्जॉयमेंट वाला था, क्योंकि उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि बिन मांगे मोती मिल गया, 3 दिन की छुट्टी मिल गई और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। पूरी फैमिली ने बैठ के बहुत सारे नेटफ्लिक्स पे पिक्चर वगैरह देखे। एक नई सी चीज़ थी, एक नई सी चीज़ थी, किसी को पता भी नहीं था कोविड है क्या, कितना डेंजर है, उसमें कुछ नहीं पता था। बस वो 3 दिन का इन्जॉयमेंट। लेकिन 3 दिन के बाद जब 7 दिन हो गए और 10 दिन हो गए, तब ऐसा लगने लगा कि मैं जॉबलेस हो गया। अब मेरे पास कुछ काम करने के लिए जगह नहीं। ऊपर से हम लोगों का शरीर तो ऐसा हो जाता है मशीन वाला, दिन रात काम करते करते, कि वो 3 दिन बैठने के बाद चौथे दिन से लगने लगा कि दिन नहीं कट रहा। तो अब वो दिन काटने के लिए बहुत से तमाम उपाय निकाले गए। तो जैसे कुरकुरे के पैकेट खरीद के लेके आए गए, और कुरकुरे कितने, एक पैकेट में कितने कुरकुरे होते हैं वो गिना गया। दीवारों पे कीले टंगी हुई, कीले ठुकी हुई, उनको गिना गया। ये नई चीज़ थी। अब यही करना पड़ रहा था क्योंकि टाइम काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जैसे काम वाली घर की जो आती थी, वो उसको मम्मी पैसे देती थी, वो झाड़ू खरीद के लेके आना उसको काम पे दूसरे दिन। तो झाड़ू उसके हाथ से छीन के झाड़ू को खोल के तिनके गिनने, टाइम काटने। वो बांध पाए दोबारा झाड़ू? नहीं, वो उसको दे दिया था बांधने के लिए वापस, कि भाई तुम अपना खुद से बांध लो। अब वो आती थी कमरे में कि झाड़ू लगाना है, तो उसको डांट के भगा देते थे, झाड़ू नहीं लगाना, मैं चाटूंगा फर्श, ताकि 1 घंटा और निकले। इस तरह से बहुत सारी पागलपन वाली चीज़ें चालू हो रही थी। फिर एक दिन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड बैठा हुआ था मैं ड्राइंग रूम में अपने घर में। तो अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें जेफरी आर्चर की एक किताब रखी हुई थी, प्रोडिगल डॉटर के नाम से। उस पर मेरी नज़र पड़ी एंड सडनली एन एनलाइटेंड थॉट क्रेप्ट इनटू माय माइंड एंड आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि इफ़ ही कैन व्हाई कांट आई। और इस तरीके से रैंडमली मैं एक्सीडेंटल ऑथर बन गया। तो आप अपने आप को एक्सीडेंटल ऑथर मानते? मैं अपने आप को एक्सीडेंटल ऑथर ये इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किताबें लिखूंगा, नॉवेल्स लिखूंगा जो पब्लिश हो जाएंगी और इतनी पॉपुलर हो जाएंगी कि मैं एक के बाद एक 7 किताबें लिख दूंगा। तो अभी अगर हम 7 किताबों की बात करते हैं तो सबसे पहली किताब आपकी कौन सी थी, और उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। चूँकि मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे, इसलिए मेरी पहली किताब का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा फोर्सेस से मिला हुआ है। मिलिट्री थ्रिलर काइंड ऑफ थिंग। मिलिट्री थ्रिलर है जिसमें एक गांव की लड़की है जो लेफ्टिनेंट बन के मिलिट्री ज्वाइन करती है। फिर उसके काबिलियत को देख के उसको एंटी टेररिज्म स्क्वाड में रख लिया जाता है। फिर वो किडनैप हो जाती है, उसके साथ उनके ब्रिगेडियर भी किडनैप हो जाते हैं। उनकी टीम उनको छुड़ाने जाती है, छुड़ाने से पहले वो खुद ही एस्केप कर जाती है। जो टीम छुड़ाने गई थी उसका सारा प्लान फेल हो जाता है। इस तरीके से मैंने एक इतना अच्छा एक थ्रिलर लिखा है कि लास्ट में वो पूरे के पूरे गैंग को करीब करीब उसकी टीम रहने के बावजूद भी वो अकेले ही अपने उस गैंग को पूरा ख़त्म कर देती है। ये एक बहुत ही रोमांचित कर देने वाला स्टोरी मैंने लिखा है। हालांकि उसमें कमियां भी थोड़ी बहुत है क्योंकि वो मेरी पहली किताब थी, और लेकिन एडिटर्स वगैरह ने काफ़ी मदद किया और उस किताब को थोड़ा बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई थी। तो आपकी किताबें जितनी मैंने देखी हैं उसमें सुपरनैचुरल भी हैं। तो सुपरनैचुरल आपका
मतलब अंदर से एक जॉनर था कि भाई लिखना है, या सुपरनैचुरल पढ़ने का बहुत ज़्यादा कई कुछ लोगों को शौक़ होता है तो वो फिर सुपरनैचुरल लिखते हैं? यहाँ हॉरर भी हो सकता है, सुपरनैचुरल भी हो सकता है, पैरानॉर्मल भी हो सकता है। तो जो आपकी सुपरनैचुरल बुक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा। देखिए, सुपरनैचुरल बुक्स को लिखने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जब मेरी पहली किताब रिलीज़ हुई थी और उसके करीब 350 किताब प्रतियाँ बिक चुकी थी अमेज़ॉन पे, एक फ़ैन ने मुझे मेल डाला और उसने ये लिखा कि हमको आपकी किताबें पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगी, कहानी अच्छी है, इसमें थोड़ा थ्रिल कम है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि थ्रिल कैसे लाया जाए अपने रीडर्स के मतलब माइंड में, कि उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आए। तो मैंने सोचा कि थ्रिल तो भूत प्रेत से ज़्यादा मिलता है। और जितना आप भूत प्रेत के बारे में लिखें कि तलवार चढ़ाया, गला कट गया, नोच लिया, मार दिया, खून निकल गया, तो थ्रिल ज़्यादा बढ़ता है। तो मैंने फिर पैरानॉर्मल स्टोरीज़ की तरफ अपना ध्यान फेरा और मैंने अपनी पैरानॉर्मल स्टोरी सबसे पहले लिखी, जिसका शीर्षक है इनवूम्ड द एविल विदिन। उसमें एक 10 साल की छोटी बच्ची है जिसके अंदर डेविल प्रवेश कर जाता है। प्रवेश क्या कर जाता है, मतलब उस एक तरीके से वो इम्प्रिग्नेट हो जाती है डेविल से, और उसके बर्थडे वाले दिन डेविल ने उसके पेट में से बाहर निकलना होता है ताकि वो लड़की मर भी जाए और डेविल का जन्म हो जाए। लेकिन उसका फादर इतना कनिंग होता है कि वो पेट के अंदर ही लड़की को मार देता है और डेविल को पैदा होने ही नहीं देता है। तो ये कहानी थोड़ा जब मेरे फैंस पढ़े तो उन लोगों ने काफ़ी सराहा उसको, ये कहानी एकदम उनको नए टाइप की लगी। तो उसमें से 2-4 फैंस ने हमें लिखा कि आपकी कम अधूरी लग रही है लास्ट पेज तक पढ़ने के बाद भी कहानी, तो आप एक सीक्वल क्यों नहीं लिख देते हैं। मुझे भी वो आइडिया अच्छा लगा, मैंने उसका सीक्वल लिख दिया कि 10 साल बाद वही 10 साल की लड़की अब 20 साल की हो गई है, लेकिन डेविल वही है, बदला वो फिर से लेना चाहता है क्योंकि पहले 10 साल पहले हार गया था। अब इस बार वो जब बदला लेने आया है तो ज़्यादा रुथलेस हो गया है, ज़्यादा रिमोर्सलेस हो गया है। तो वो चाह रहा है कि इसको और भी बुरी तरीके से मारा जाए लड़की को। बस इस पे पूरा स्टोरी है। वो जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी रोमांचक फील होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्पॉयलर्स तो हम चाहेंगे भी नहीं शो पे वरना तो किताब पढ़ने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि अगर आपने सुपरनैचुरल लिखा है तो नेचुरली कुछ रिसर्च भी की होगी नेचुरली। अब भूत प्रेत में कितना विश्वास करते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल विश्वास तो भूत प्रेत पे है नहीं। मैंने रिसर्च भले ही किया है और मैंने भूतों की कहानियाँ भी पढ़ी, भूतों के पिक्चर भी देखे, और मैंने गिरमोयर जैसी किताबें भी पढ़ी जो गूगल पे प्रेजेंट है, काफ़ी सॉर्सरर्स के बारे में भी पढ़ा। लेकिन भूत प्रेत पे मेरा कोई ख़ास विश्वास ऐसा बैठा नहीं है कि भूत होता ही है। ये सब फिक्शन है। मतलब हम कह सकते हैं हॉरर में सबसे ज़्यादा रोमांचक जो होता है वो होता है फियर ऑफ द अननोन। भाई किसी चीज़ को आप नहीं जानते हैं, उसी से आप डरते हैं। जब आपको पता चल जाता है कौन सी चीज़ क्या है तब तो आप डरते नहीं हैं। आपको कोई ये कह दे दरवाजे के पीछे कोई है तो नेचुरली उससे ज़्यादा डरावना कुछ नहीं होता। आपकी हिम्मत नहीं होगी उस दरवाजे को खोलने की या उसके पीछे झांकने की। जी वाकई, है ना। मगर थ्रिल और हॉरर ये दो चीज़ें हम बिना एक सुपरनैचुरल एंटिटी को एम्बेड करे स्टोरी में भी पैदा कर सकते हैं। तो अगर आपका विश्वास नहीं है भूत प्रेतों में तो आपने भूत प्रेत ही क्यों एम्बेड किए स्टोरीज़ में? थ्रिल और हॉरर तो इस टाइप से भी आ सकता था। देखिए, इसका जवाब मैं आपको जो देना चाहूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा हूँ, लेकिन ये बढ़ चढ़ की बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी, जब दूसरी किताब लिखी, तीसरी किताब लिखी, उसके बाद मैं इस फील्ड में अपने आप को प्रूव करना चाहता था एज एन ऑथर। तो मैं कुछ हॉरर में नहीं, इस फील्ड में, राइटिंग फील्ड में, लिटरेरी फील्ड में मैं अपने आप को एज एन ऑथर प्रूव करना चाहता था। अब मैं अपने आप को ऑथर प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिसके बारे में मेरा विश्वास नहीं है, जिसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और उसके बाद अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे 100 वर्ड्स कुतुब मीनार पे लिख के दें तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप कुतुब मीनार पे 100 वर्ड्स लिखो तो क्या आप लिख सकेंगे? नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि कुतुब मीनार क्या है हमें पता ही नहीं है। तो मैं ऐसी चीज़ पे लिखना चाहता था जो मुझे पता ही नहीं कि क्या है। और मैं चूँकि उसकी कॉपियाँ भी काफ़ी बिकी, फैंस को पढ़ने में भी मज़ा आया, तो मुझे लगा एक सेटिस्फैक्शन मिला कि शायद मैं ऑथर जैसा हो गया हूँ। तो बेसिकली मैं और हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि आपकी जो लेटेस्ट किताब है, भाई मैंने अभी आपसे सुपरनैचुरल पे इसलिए पूछा क्योंकि सुपरनैचुरल पे आपने
ना विश्वास करते हुए उस पर्टिकुलर एंटिटी पर, तब भी आपने एक स्टोरी कंसीव की, राइट? बहुत अच्छी है, मैंने भी पढ़ी है और लोग भी पढ़ते हैं, उनका भी रिव्यूज़ यही है। और फिर आपने शायद आपकी जो लेटेस्ट वाली किताब है वो भी सुपरनैचुरली है ना? इसलिए ये सोचने पे कोई भी रीडर मजबूर हो जाता है कि अगर किसी को भूत प्रेत में विश्वास नहीं है, उसके बावजूद भी वो इस तरह से स्टोरीज़ कैसे कंसीव कर लेते हैं। देखिए तन्मय जी, स्टोरीज तो ऐसा है कि कोई कुछ भी कन्विंस कर लेता है। छोटा बच्चा होता है जो होमवर्क करके नहीं जाता है, वो भी 10 तरह की स्टोरी बना के अपनी मैडम को सुना देता है। स्टोरीज का कोई वो नहीं होता। अब देखिए मेरी ये जो किताब है 1934 ट्रेमर्स ऑफ फेट, इसमें अर्थक्वेक आया हुआ है बिहार में, और ऐसा अर्थक्वेक आया हुआ है कि धरती बीच में तो पट रही है, उसमें गाय या भैंस अंदर जा रही है और धरती वापस बंद हो जा रही है, आधा गाय भैंस ऊपर है, आधा गाय भैंस नीचे है, उसके बीच में लव स्टोरी चल रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन हर इंसान के माइंड में एक फैंटेसी रहता है कि कुछ भी बुरा हो रहा हो, साथ में अच्छा भी हो रहा हो, तो उसको मज़ा आता है। ये कंसीव करके मैं स्टोरी ये वाला लिखा। तो इस तरीके से मैंने अपने हर किताब में कुछ ना कुछ डिफरेंट लिखने की कोशिश की है। अब एग्जॉर्सिज्म पे पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, एग्जॉर्सिस्ट है, नॉवेल्स भी आए हुए हैं। मेरा कहानी थोड़ा हटके है। मैं हमेशा अपने दर्शकों को कुछ हटके देने की कोशिश करता हूँ। हमने हमेशा ये सुना है कि एक आदमी को या एक इंसान को एक भूत ने पकड़ लिया, उसके अंदर प्रवेश कर गया। मेरे किताब के कहानी के किरदार में 2 भूत एक इंसान के अंदर, लड़की के अंदर घुस जाते हैं। एक ही इंसान में दो भूत घुस जाते हैं। कब्जा किया हुआ है, सॉर्ट ऑफ कब्जा क्या किया हुआ है, वो घुस जाते हैं। और वो घुसते भी कौन है? हस्बैंड और वाइफ, वो दोनों ही घुस जाते हैं। अब वो ये इंटरेस्टिंग है जी। अब उसके बाद वो हस्बैंड वाइफ जो है वो अंदर अपनी जो एक मैरिड कपल की क्रियाएं होती हैं वो सारा सब कुछ कर रही है, क्योंकि उनको फ्री में एक घर मिल गया है जिसमें उनको रेंट पे नहीं करना है। इधर लड़की बेचारी परेशान हो रही है, कभी वो प्रेग्नेंट हो जा रही है, कभी उसका अबॉर्शन हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, वो दीवारों पे चढ़ने लग रही है, पीपल के पेड़ पे चढ़ने लग रही है, वो उसका ये सब कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो लेकिन अब उस 2 भूत को निकाला कैसे जाए, ये किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है कि 2 भूतों को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो फिर एक ग्रीक काला जादू होता है जिसको गोइती के नाम से जाना जाता है। एग्जॉर्सिस्ट आते हैं, उसमें से एक को नॉलेज है गोइती के बारे में, वो गोइती यूज़ करना शुरू कर देता है। लेकिन जो भूत लड़की के अंदर है उसमें से एक अघोरी है। अघोरी को सब कुछ पता है कि गोती क्या होता क्या है। वो जो वो करती थी उसका तोड़ पहले से लेके बैठा रहता था। वो जैसे मंत्र फूकती थी, ये मंत्र को वापस कर देता था। तो उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी। तो ये आप जब मेरी किताब पढ़ेंगे तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा कि सिर्फ भूत और एग्जॉर्सिस्ट के बीच में लड़ाई नहीं हो रहा है, ये एक स्पिरिचुअल एग्जॉर्सिस्ट और एक अघोरी के बीच में लड़ाई है। okay. और किस तरीके से वो लड़की को बचा लेते हैं, या एग्जॉर्सिस्ट खुद मर जाता है या भूत मर जाता है, ये आप जब मेरी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो क्या कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ पे बेस्ड है? रियल लाइफ से मतलब कोई कैरेक्टर आपको कहीं मिला, आपके जहन में बैठ गया तो आपने उसको अपनी किताब में यूज़ किया, या सारे कैरेक्टर्स जो हैं बस आप लिखने बैठे और आपने एक नाम सोचा और बनाना शुरू कर दिया? क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि लोगों के जितने भी ऑथर्स हैं उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं बस स्टॉप पे वो खड़े हैं तो उन्होंने किसी को देखा तो वो जहन में बैठ गया। कोई कॉलेज या स्कूल में कोई कैरेक्टर ऐसा है जो जहन में बैठा हुआ है, वर्किंग स्पेस में कोई कैरेक्टर ऐसा है जो जहन में बैठा हुआ है। तो हाउ डू यू कंसीव एंड डेवलप योर कैरेक्टर्स? सर, पर्टिकुलरली इफ़ आई ट्राई टू आंसर योर दिस क्वेश्चन, तो आपको जैसे मालूम है मैं पैरानॉर्मल भी लिखता हूँ, तो उसमें मेरे भूत का नाम शमशेरा है, तो उससे तो मैं कहीं मिला नहीं होऊंगा, जाहिर सी बात है, भूत प्रेत से तो मैं मिला नहीं होऊंगा। सो माई कैरेक्टर्स आर नेवर हुम आई मेट, या उनमें से 1-2 कोई हो सकते हैं। भाई किसी का नाम विनोद है तो विनोद तो मेरे 10 दोस्त हैं, वैसा भी है। बट आई डोंट स्पेसिफिकली कंसीव और थिंक अबाउट अ पर्सन दैट आई हैव मेट। ये सारे मेरे सब फिक्टिशियस नेम्स होते हैं। मतलब आप लिखने बैठे और आपने एक कैरेक्टर सोचा और लिखना शुरू और उसको डाल दिया। उसको भाई कोई लंगड़ा है तो लंगड़ा सिंह उसका नाम रख दिया, बस ये है कि थोड़ा रिजेम्बलेंस हो गया, दैट्स ऑल। ओके। अच्छा, आपकी सारी किताबें जैसे मैंने भी देखा है वो बड़ी पॉपुलर रही हैं।
तो क्या मतलब स्टोरीज़ तो नेचुरली अच्छी हैं, लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है, मगर पढ़ने के लिए तो पहले किताब खरीदी जाएगी, नेचुरल सी बात है। तो किस तरीके से आप अपनी किताबों को मार्केट करते हैं ताकि रीडर्स तक मैक्सिमम पहुंच सके? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि ऑडियंस को भी पता चले और वो आपकी किताब देख सके, या जो आप नए अपकमिंग ऑथर्स हैं तो ऑफ कोर्स दे कैन यूज़ दैट टेक्निक टू एटलीस्ट मेक देयर डेब्यू बुक पॉपुलर। सर इसमें देखिए मार्केटिंग के बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें एक तो ये होता है कि सोशल साइट्स, सारे सोशल साइट्स में आपने बता दिया अपने लोगों को कि मेरी किताब रिलीज़ हो गई है, ये लिंक है, व्हाटएवर। द बेस्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग इज दैट यू सेंड द लिंक एंड टेल अबाउट योर बुक्स इंडिविजुअली टू एवरी ऑफ योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर, ईच एंड एवरी इंडिविजुअली भेजना पड़ता है। तो मेरे जैसे 2500 या 2800 कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने 2800 कॉन्टैक्ट्स को इंडिविजुअली लिंक और वो भेजा है। तो 2800 में से 700 भी अगर मेरे या 500 भी मैच्योर हो जाते हैं तो इट्स फेयर एनफ फॉर मी। तो मैं तो मार्केटिंग ऐसे करता हूँ। बाकी मिस्टर तन्मय BFC पब्लिकेशन जो मेरा वो है, और एस्थेटिक इंटरनेशनल जो आपकी पब्लिकेशन हो गया, आप लोग बाकी की मार्केटिंग करते ही हैं पीछे से, वो चलता रहता है। ओके अच्छा, आपके आजकल एक बड़ा चर्चा में रहता है नेशनल बेस्ट सेलर। आप किसी भी किताब को बेस्ट सेलर आपके हिसाब से वो कब है? क्योंकि ये मैं दो तरीके से जानना चाहेंगे, ऑडियंस भी इसे जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है हमारे यहाँ। एक तो होता है अमेज़न बेस्ट सेलर, तो वो तो आप अमेज़न से पता चल जाता है आपकी इतनी किताबें बिकी, सर्टेन नंबर ऑफ़ किताबें बिकी, अमेज़न का एल्गोरिथम जो है वो कैलकुलेट करता है और एक रैंक निकाल के दे देता है, और वो रैंक रेगुलरली वॉलेटाइल होती है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। उसमें अगर आपकी 100, 200, 500 किताब एक दिन में इमीडिएटली ऑर्डर पे आई तो वो एल्गोरिथम उसको जंप करके बेस्ट सेलर रैंक में दे देता है, चाहे रैंक कोई भी हो, ठीक है, बेस्ट सेलर तो हो ही गई। अब सपोज़ कोई ऑथर है और उसने अपनी किताब लिखी है और वो अमेज़न पे नहीं बेच रहा, मगर किताब उसकी उतनी ही बिक रही है ऑफलाइन, तो कायदे में तो बेस्ट सेलर वो भी है। ऐसा तो है नहीं कि 500 किताब अमेज़न बेचेगा तभी बेस्ट सेलर माना जाएगा और 500 किताब अगर ऑफलाइन बिक रही है तो बेस्ट सेलर नहीं मानी जाएंगी। कायदे में तो दोनों बेस्ट सेलर होनी चाहिए। आपका क्या टेक है इस चीज़? देखिए तन्मय जी, मेरा ये मानना है कि कोई भी किताब अगर एक दिन के लिए बेस्ट सेलर है तो क्या बेस्ट सेलर है। तो आप यानी अमेज़न का बेस्ट सेलिंग रैंक नहीं मानते हैं? अमेज़न का मैं बेस्ट सेलिंग रैंक तभी मानता हूँ जब अमेज़न के बेस्ट सेलिंग रैंक को मैं देखूँ कि ये पर्टिकुलर किताब अगले 7 दिन तक बेस्ट सेलर पोजीशन पे है। तो ऐसे तो होती नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रोज ऊपर नीचे होता रहता है। मेरे हिसाब से बेस्ट सेलर एक ऑथर तभी कहलाता है जब उसकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में आ जाए। मगर वो तो आजकल पेड आ जाती है। पेड आ जाती हैं, वो ऑनलाइन आती हैं, छपती नहीं है। ओके। जब छपती हैं पेपर में, जैसे अरविंद अदिगा हैं या चेतन भगत हैं, दैट इज सक्सेस। ये अमेज़न का ऊपर नीचे होना इज नॉट सक्सेस, क्योंकि अमेज़न का ऊपर नीचे जो है ना वो नंबर ऑफ रिव्यूज से भी होता है, वो सिर्फ सेलिंग से नहीं होता है। तो आप रिव्यूज भी खरीद सकते हैं। किसी को भी आपने पैसे दे दिए, उसने 2000 रिव्यूज डाल दिए, अगले 5 दिन तक आपके बुक को नंबर 1 दिखाता रहेगा अमेज़न। यानी ये एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है जी एक ऑथर की तरफ से कि अमेज़न का बेस्ट सेलिंग होना कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने भी नहीं रखता, और मेरे ख्याल से वो एक फ्लूक है। वो एक फ्लूक है ना। जब मेरी नॉवेल जिस दिन रिलीज हुई उस दिन 5 नॉवेल्स और रिलीज हो गई, मेरी 5 की बिकी, उनकी 25 बिकी, तो मेरा पोजीशन तो कहीं पे भी नहीं रहेगा। लेकिन तीसरे दिन अगर मेरी 35 बिक गई, उनकी एक भी नहीं बिकी, तो मैं नंबर 1 पे आ जाऊंगा। तो ये बेस्ट सेलर का ये तो रैट रेस हो गया, पेंडुलम हो गया। पेंडुलम हो गया। ये कभी आप ऊपर जा रहे हो, कभी नीचे जा रहे हो, तो आप नीचे क्यों जाओ? आपका अगर बेस्ट सेलर है तो आप ऊपर ही ऊपर जाते जाओगे ना। तो यानी आपके हिसाब से अमेज़न बेस्ट सेलिंग रैंक के पीछे नए ऑथर्स को कम से कम नहीं भागना चाहिए। इनफैक्ट नए क्या, किसी को भी नहीं भागना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। अगर आपका 1,85,000 रैंक भी है और आपकी किताबें बिक रही हैं और लोग उस पर रिव्यू डाल रहे हैं, यू हैव डन योर जॉब। ग्रेट। हालांकि एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है आजकल के टाइम में, क्योंकि लोग तो आजकल रिव्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं कि अमेज़न का बेस्ट सेलिंग होना अपने आप में एक ऐसी उपलब्धि लोग मान रहे हैं, या ऐसा दिखाया जा रहा है यंग ऑथर्स को, और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे ना कि बेस्ट सेलर कितने दिन तक है मेरी किताब।
वो तो जब एक दिन भी बेस्ट सेलर होता है उसका स्क्रीनशॉट लेके दुनिया भर में फैला देते हैं कि मेरी किताब बेस्ट सेलर हो गई है, लेकिन उस पर वो ये तो नहीं लिखते ना कि ये अभी तक बेस्ट सेलर चल रही है। ओके, अगर वो ऐसे हो जाए देन इट इज़ अ सक्सेस। देन इट इज़ अ सक्सेस, ग्रेट। अच्छा, आपकी किताबों में से कौन सी ऐसी किताब है जो आपके हिसाब से जिस पे मूवी या ओटीटी बननी चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से अब मेरा बच्चा है तो मेरा तो लंगड़ा भी अच्छा है लेकिन ये है कि 1934 जो है वो मेरी हॉट सेलिंग नॉवेल है, नया ट्रेमर ऑफ फेट जो है, और डुअल पोजीशन एग्जॉर्सिज्म ऑफ केतकी कटोच, ये भी जो लेटेस्ट वाली है, ये भी बहुत हॉट सेलिंग है। इन पे रिव्यूज़ भी बहुत हैं, कॉपियाँ भी काफ़ी बिक गई हैं। पेरिलस डेस्टिनी है, सिस्टर्स डिवाइडेड बाय ब्लड है। मेरी तो सारी किताबें मतलब अगर कोई उठा के अगर पढ़े तो उसको पहला शॉट ये लगता है कि पिक्चर बनी जानी चाहिए। बहुत बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चूंकि स्टोरी लाइन डिफरेंट है, कहीं से कोई मैच नहीं कर सकते कि अच्छा ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है। मुझे एक डायरेक्टर, मेरे को ध्यान है लिंक्डइन पे मैंने जब डाला था तो कोई एक डायरेक्टर थे छोटे मोटे, उन्होंने बोला था मैंने ऐसी कोई स्टोरी पढ़ी हुई है, दिस इज़ कॉपी, क्योंकि उसमें 3 सिस्टर्स थी। तो मैंने फिर उनको यही रिप्लाई दिया था कि देखिए लॉस्ट एंड फाउंड में हज़ारों मूवीज़ बनी हुई हैं बट दे आर नॉट कॉपीज़, वो कॉपी नहीं है, सबके अपने अपने कंसेप्ट होते हैं हर डायरेक्टर के। उसी तरह से वो 3 सिस्टर्स थी, मैंने तो मेरी तो ऐसे कोई भी नहीं है, मेरी तो दोनों है, एक स्नाइपर है टेररिस्ट गैंग के साथ, एक स्नाइपर है एनएसजी की, दोनों आपस में लड़के, दोनों बहनें, उनको पता ही नहीं कि हम बहनें हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जी। तो अब अगर आप मुझसे ये पूछे कि किस पे पिक्चर बननी चाहिए तो मेरे तो सातों पे बना दो। अच्छा, आपका जो जैसे 1934 ट्रेमर ऑफ फेट है, जैसे सबसे पहले आपने इसका जिक्र किया, तो इसमें नेचुरली 2 प्रोटोगेनिस्ट हैं भी, जैसे आपने बताया लव स्टोरी है, तो एक मेल प्रोटोगेनिस्ट है, एक फीमेल प्रोटोगेनिस्ट है। सपोज उससे पिक्चर बन रही है तो आपके हिसाब से 2 एक्टर्स कौन से होंगे जो आपके हिसाब से होने चाहिए? होते हैं नहीं होते वो अलग बात है। अगर ओटीटी पे हम बात करें तो अमित साध एक एक्टर हैं जो इसमें एकदम फिट बैठेंगे, जो लंदन रिटर्न और साथ में बागी भी बन गए। और हीरोइन में देखा जाए, देखिए कि हीरोइन में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, इसलिए हीरोइन तो कोई भी चल जाएगी। हालांकि वो मेरी इस किताब की जो फीमेल लीड है वो तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसने सुपर इम्पोज कर दिया है मेल अपने काउंटर पार्ट को भी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में भी चली जाती है, वो नेता भी बन जाती है, लेकिन फिर उसके साथ बिट्रेयल होता है। तो ऐसे में आजकल तो नई नई लड़कियाँ ओटीटी पे, अगर बॉलीवुड में की बात करें कि कोई मूवी बन रही है सपोज, अब वो तो डायरेक्टर्स का चॉइस है जिसको नहीं, अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप 2 लोग कौन सेलेक्ट करेंगे बॉलीवुड में? अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मुझे लगता है कि अक्षय कुमार इसमें फिट बैठने चाहिए, और साथ में देखिए मैंने बताया कि हीरोइन का उतना मेरे को मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि हीरोइन कौन सी। अच्छा, चलिए, ऐसे होने के लिए तो माधुरी दीक्षित भी, हमारे टाइम की तो माधुरी दीक्षित जी थी, लेकिन अब उनको लोग देखना पसंद भी करते हैं, नहीं करते हैं, ये चलो हीरोइन वाला पार्ट आपने डिप्लोमेटिकली पास ऑन कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, कोई ऐसा देश जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी किताबें ज़रूर होनी चाहिए बिकनी? भारत नहीं, उसमें तो है ही है, उसके अलावा देखिए देश से फर्क तो अंदाज़ा नहीं है। कुछ लोगों का ड्रीम होता है ना। फिलीपींस में भी मेरी किताबें लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जापान में भी हैं। जापान में कैसे? जापान में तो क्योंकि जैसे इंडियन कम्युनिटी पढ़ रही है। नहीं, इंडियन कम्युनिटी नहीं पढ़ रही है, जापानीज मेरे जो बायर्स वगैरह आते हैं, ओके, उनको मैं गिफ्ट कर देता हूँ अपने साइन करके कॉपीज, वो लोग मेरे से मांग के ले जाते हैं। जर्मनी में लोग पढ़ रहे हैं, तो वो जितने भी मेरे कंट्रीज में जितने मेरे बायर्स हैं वहाँ तक मेरी किताबें तो फैली जा चुकी हैं। लेकिन देखिए 140 से 145 करोड़ जनता इंडिया में, जिसमें से 8 करोड़ 10 करोड़ तो पढ़ती ही होगी नेचुरली। इंडिया से बड़ा मार्केट तो कोई है नहीं, तो इसलिए ऐसी कोई लालसा नहीं है कि किसी दूसरे कंट्री में भी जाए मेरी किताब। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा इंडिया से बड़ा कोई मार्केट नहीं है, मगर रस्किन बॉन्ड का एक स्टेटमेंट था कुछ टाइम पहले कि देयर आर मोर ऑथर्स देन रीडर्स, राइट, है ना? इस पे आप कहाँ तक सहमत है? क्योंकि मैं नहीं हूँ सहमत। देखिए देयर आर मोर ऑथर्स देन रीडर्स में हर किसी ने स्टेटमेंट तो उनकी पढ़ ली, लेकिन इन बिटवीन द लाइंस किसी ने नहीं पढ़ी। उनका कहने का मतलब बहुत हद तक ये था कि हर कोई ऑथर बनना चाह रहा है,
लेकिन हर कोई ऑथर नहीं होता है। मैंने आपको जैसा बताया था ना कि एक प्लॉट को कंसीव करना और उसके बारे में लिख देना या उसके ऊपर लिख देना, और एक चीज़ जो चीज़ आपको दिख नहीं रही है, आपके सामने नहीं है, इस दुनिया में बसती नहीं है, उसके ऊपर लिखना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मैं तन्मय शर्मा के बारे में बहुत कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सन्मय शर्मा के बारे में कुछ अगर लिख दूँ देन आई एम एन ऑथर। तो इस चीज़ को अगर हम पकड़ के चलें तो 8 करोड़ जनता अगर पढ़ रही है तो कम से कम 20 करोड़ लोग हैं जो ऑथर बनने की कोशिश कर रहे हैं उस 8 करोड़ जनता को पकड़ने के लिए, लेकिन वो 20 करोड़ में से 2 ही होते हैं जो ऑथर टाइप के निकल पाते हैं, जिनको आप सही मायने में कह सकते हो कि ऑथर है। ओके अच्छा, नेचुरली जैसा मुझे ध्यान है, आपने एक बार चर्चा में मुझे बताया था कि आपकी एक हैबिट है कि आप डेली लिखते हैं जी, और डेली आप लिखते हैं तो आप 2 महीने 3 महीने में एक किताब निकाल देते हैं। तो अब आने वाली किताब कौन सी है आपकी? देखिए अभी आने वाली लेटेस्ट किताब तो है, जैसे मैं 2-3 प्लॉट्स एक साथ सोच के रखता हूँ और किसी एक पे कार्रवाई शुरू कर देता हूँ। तो मर्डर मिस्ट्री है, थोड़ी सी स्पाई वाली भी है, थोड़ी सी माइथोलॉजिकल थ्रिलर भी है, इस टाइप से है। अब रही बात कि रोज़ लिखने की, तो रोज़ लिखने पे तो इस वक्त मैं माइथोलॉजिकल थ्रिलर पे लिख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी उसको कंप्लीट भी कर जाऊँगा। किताब तो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद जब उसकी ब्यूटिफिकेशन स्टार्ट होती है तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उसका रिव्यू करना, उसकी स्पेलिंग्स चेक करना, मेरी वाइफ है वो एडिटिंग करती हैं सब कुछ, तो वो भी टाइम ले लेती हैं, क्योंकि वो भी स्कूल में पढ़ा रही हैं, उनको जितना टाइम मिलता है उस पर वो फिर बाकी टाइम में एडिट वगैरह करती हैं। फाइनल जो होता है वो पब्लिकेशन में एडिटर का काम है, वो एडिटर करता है। तो ऐसे करते करते करीब 3 महीने के करीब लग ही जाता है एक किताब रिलीज़ होने में। ओके, तो नई किताब के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे रीडर्स को? थोड़ा सा ये रहेगा कि जैसे हम सबको मालूम है तन्मय जी की राम जी ने धनुष तोड़ा शिव जी का, सीता जी से उनका ब्याह हो गया, लेकिन उसके बाद उस धनुष का क्या हुआ? किसी ने कभी सोचा कि वो धनुष गया कहाँ, टूटा हुआ धनुष? तो वो धनुष के बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा है कि उसी रात राजा जनक के महल में चोरी हुई, कुछ एक कबीले कम्युनिटी ने चोरी किया। उसके बाद वो स्टोरी है मेरी त्रेता युग से सीधा द्वापर युग में पहुंच जाती है, जहाँ पे एकलव्य से द्रोणाचार्य उसका अंगूठा मांग रहे होते हैं। बाद में पता चलता है कि ये एकलव्य के जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने ही उस रात शिव जी के धनुष पे सेंध लगाई थी और शिव जी का धनुष। तो फिर जब उन लोगों को ये पता चलता है कि द्रोणाचार्य ने हमारे बच्चे का अंगूठा मांग लिया, अब ये तीरंदाज कैसे बनेगा, तो वही शिव के धनुष को लेके वो द्रोणाचार्य के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य को हराना हर किसी के बस की बात नहीं थी और एक शिव का धनुष या शिव की तीर उससे ही उनको परास्त किया रहा। तो इसी पे एक छोटा सा स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ठीक लगेगा तो उसको रिलीज़ कर दूँगा। बढ़िया। अच्छा, मेनली जो यंग ऑथर्स हैं इंडिया में, बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे जॉनर्स पे लिख रहे हैं। माइथोलॉजी और हॉरर प्राइमरीली है जो आजकल ज़्यादा फेमस है अगर हम फिक्शन की बात करते हैं, और अगर हम नॉन फिक्शन की बात करते हैं तो सेल्फ हेल्प बुक्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे नए ऑथर्स को? आई मीन किस तरीके से वो एक जॉनर चूज़ करें? क्योंकि आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि भाई किताब लिखना सीखें 100 दिन में और 50 दिन में, है ना। उसमें क्या होता है, रिसर्च का टाइम तो मिलता नहीं है। तो जब रिसर्च का टाइम नहीं मिलता है तो नेचुरली आप, मेरे हिसाब से तो आप सब्सटेंशियल कंटेंट दे नहीं पाएंगे बिना रिसर्च के। तो भैया आपने खुद इतनी रिसर्च करी है अपनी हर किताब पे, तो व्हाट इज़ योर टेक इन दैट? मतलब हाउ इज़ दी पब्लिशिंग तो नहीं, हाउ इज़ दी literary journey going in India right now? देखिए, literary journey in India is going very well. People are getting into it. Literally word is filling with young generation, and मुझे लगता है कि anybody who wants to write a story should write whatever he conceptualize in his mind. वो उसको लिखे, लिखने के बाद उसकी, आप जब फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हो तो सेकंड पैराग्राफ आपको अपने आप आपके माइंड में आ जाता है, सेकेंड पैराग्राफ लिखने के बाद थर्ड पैराग्राफ आपके पास अपने आप माइंड में आ जाता है। सो यू स्टार्ट फ्रॉम यू ब्यूटिफाइंग 1, 2 and 3 पैराग्राफ्स, उसके बाद फोर्थ आप लिखते हैं, फिर आपको फोर्थ को भी ब्यूटिफाई करना है। सो यू डोंट ब्यूटिफाई ओनली द फोर्थ, यू स्टार्ट विद 1।
सो जब तक आप 50 पे पहुंचते हैं आपका फर्स्ट 3 पैराग्राफ 50 टाइम्स ब्यूटीफाई हो चुका होता है। फर्स्ट थिंग तो ये तरीका होता है। सेकेंड थिंग ये होता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं और क्यों लिखना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को आपने क्यों चूज़ किया है। तो मेरी उस पर पकड़ अच्छी है इसलिए मैंने उसको चूज़ किया है। तो आपकी अगर उस पर पकड़ अच्छी है तो आप उस पर लिख दीजिए, देयर इज नथिंग। सो एक जॉनरे सेलेक्ट करना, इट डिपेंड्स ऑन द ऑथर कि उसने क्या लिखना है, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडर क्या पढ़ना चाहता है, हॉरर पढ़ना चाह रहा है, थ्रिलर पढ़ना चाह रहा है, फिक्शन नॉन फिक्शन डजंट मैटर। हो सकता है आपको गांधी जी के बारे में ही लिखना अच्छा लगता है, आप गांधी जी के बारे में लिखिए, बट फैक्ट्स होने चाहिए उसमें। आप ये नहीं कि गांधी जी को डिस्को डांस करते हुए तो नहीं दिखा सकते हैं, फिर वो झंडे लेके घर के नीचे लोग हाय हाय करने चले आते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग व्हेन यू आर राइटिंग नॉन फिक्शन। बट व्हेन यू आर राइटिंग फिक्शन यू कैन राइट एनीथिंग, बिकॉज फिक्शन ऑथर का माइंड होता है, उसमें जो आ रहा है आप लिख लीजिए। जैसे मैंने तो कितनी बार सपने में ये देख लिया है कि मैंने अपने नेबर को उनके बर्थडे में एक डायनासोर एस्पेक्ट प्रेजेंट कर दिया है, गिफ्ट दे दिया है, क्योंकि वो मेरा वर्ल्ड है फिक्शन। द ब्यूटी ऑफ फिक्शन इज दैट इट बिगिंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर नॉन फिक्शन एंड्स। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि रामायण या महाभारत का सीक्वल बन रहा है, बन ही नहीं सकता, लेकिन फिक्शन का आप 50 सीक्वल बना लीजिए। सो क्या लिखना कौन चाहता है, इट डिपेंड्स ऑन, दिस इज अ इंडिविजुअल चॉइस। कोई ऐसी किताब आपकी जिसका सीक्वल आप लिखना चाहें? एक की तो ऑलरेडी है, सीक्वल प्रीक्वल ऑलरेडी है। कोई और किताब ऐसी जो आपने थोड़ी सी ओपन एंडेड आपके हिसाब से छोड़ी हो? मतलब किताब अपने आप में तो पूरी है, मगर आपके हिसाब से अगर कोई और चीज़ दिमाग में नहीं आ रही है तो सपोज आपने कहा कि चलो यार इसका सीक्वल लिखते हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर। हाँ, मैं सीक्वल अगर लिखना चाहूँगा तो ये डुअल पोजीशन के का ही लिखना चाहूँगा, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ केतकी कटोच, क्योंकि उसमें अब मैं उसका एंड तो आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उसमें मैंने ऐसा इनकम्प्लीट वे में छोड़ा है जहाँ से मैं उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके। एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि मेरे माइंड में है वो स्टोरी। ग्रेट। चलिए, तो एंड में हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे या ऑडियंस के लिए, व्हाट इज़ योर a statement of guidance for the upcoming authors? For the upcoming authors, I would just like to say, start celebrating your failures as much you celebrate your success. This is very important. जितना आप अपने ट्रिम्प को enjoy करते हो उतना ही अपने फेलियर को भी enjoy करो, because ट्रिम्प आपको मोटिवेट करता है, फेलियर आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। That's all. चलिए संदीप जी, मज़ा आया आपसे पढ़ के, और एक बार हम अपने ऑडियंस को आपकी बुक्स ज़रूर दिखाना चाहेंगे। तो ये संदीप जी की कुछ बुक्स हैं जो मेरे हाथ में हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इनको दिखाया जाए। और ये अमेज़न पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग किताबें हैं। और पढ़िए, और पढ़ने के बाद रिव्यू ज़रूर डालिए, क्योंकि ये ऑथर के लिए, हाँ, ऑथर के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने, ये एक पुरस्कार की तरह होता है कि आपने उसकी किताब को एक पुरस्कार दिया। कैसा भी रिव्यू डालिए, जैसा आपको फील हो कि ये कहानी मुझे यहाँ अच्छी नहीं लगी, वो नहीं अच्छी, बिल्कुल डालिए, लेकिन रिव्यू डालिए ज़रूर। ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू तन्मय जी।